हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? कौन ऑनलाइन है? अटेंडेंस लगवाएं अपनी। ठीक है, फातिमा है और ठीक है फातिमा, ग्रुप में मैसेज करो सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से। टाइम देखो क्या हो गया, अभी तक सिर्फ आप 1-2 लोग ही हो। फौजिया है, ग्रुप में जल्दी से मैसेज करो, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हमारा है एंटीनेटल केयर पे, ठीक है। हम देखेंगे आज एडवांस एंटीनेटल केयर, ठीक है। एडवांस एंटीनेटल केयर क्यों कहा जाता है इसको? एडवांस एंटीनेटल केयर क्यों बोला जाता है इसको? जी फातिमा, एडवांस एंटीनेटल केयर क्या है? इसको एडवांस का नाम क्यों दिया गया?
ठीक है, न्यू आइडियाज होंगे, स्किल्स होंगी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अच्छा, कौन कौन? आमना है, फातिमा है और फौजिया, और कौन कौन प्रेजेंट है इस वक्त? मुझे अपनी जरा अटेंडेंस लगवा दो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एंटीनेटल केयर है क्या? ठीक है, एंटीनेटल केयर है द केयर ऑफ द प्रेग्नेंट। मारिया है, शाहिदा है, फातिमा है, यास्मीन है, साइमा है और रुज़ैना है और आमना है, ठीक है। ठीक है, क्या है? द केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन with the aim of achieving a healthy pregnancy and delivery of a normal healthy baby। ठीक है, ये क्या है? ये एंटीनेटल केयर क्या है? केयर करना प्रेग्नेंट वुमेन की, ठीक है। कैसे? विद एम ऑफ अचीविंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी। के और हमारा एम क्या होना चाहिए कि वो ओवरऑल प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी अचीव करे, ठीक है, सारे पीरियड में हेल्दी रहे और उसके साथ क्या है कि वो डिलीवर करे हेल्दी बेबी को, ठीक है। डिलीवरी हो नॉर्मल और हेल्दी बेबी की, ये है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हम पेशेंट को फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल ओवरऑल केयर प्रोवाइड करते हैं और ओवरऑल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। फिजिकल में हम क्या देखेंगे? उसकी अपीयरेंस कैसी है, वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। बायोलॉजिकल में हम क्या देखेंगे? उसकी सारी लैब्स वगैरह असेस करेंगे। सोशल में ये देखेंगे कि उसके फैमिली मैटर्स कैसे हैं, उसके उसके रिलेशंस कैसे हैं, उसके इन लॉज के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, ये देखेंगे। और इमोशनल कैसे है कि इमोशनली अगर बेटा है तो उसे बेटी चाहिए तो वो रोई जाएगी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए थी, बेटी ना हुई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। या अगर बेटियाँ होती हैं और उसे बेटा चाहिए तो उस पर रोई जाएंगे, इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इमोशनली हम ऐसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, what is it? The good antenatal care helps a woman to face labor in good health and in optimum condition, ठीक है। गुड एंटीनेटल केयर जो है वो हेल्प करता है वुमेन की कि वो फेस कर सके लेबर को गुड हेल्थ में, ठीक है, और ऑप्टिमम कंडीशन में, मैक्सिमम अच्छी कंडीशन में, ठीक है। एम्स ऑफ क्या है एंटीनेटल केयर? सबसे पहले प्रमोट करना है, हमारा एम है एंटीनेटल केयर का, प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है और मेंटेन करना है हेल्थ ऑफ मदर को, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रमोट करना है, तो हम किसको प्रमोट करेंगे? वुमेन की हेल्थ को। प्रोटेक्ट किससे करेंगे? प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से, ठीक है, डिजीज़ से। और मेंटेन करेंगे इसकी हेल्थ को, ठीक है, क्योंकि अगर मदर हेल्दी होगी तो बेबी हेल्दी होगा। फिर उसके बाद क्या है? डिटेक्ट करना हाई रिस्क केसेस को हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। वो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे? अगर मदर का कंसिस्टेंट बीपी बहुत हाई रह रहा है या एचबी कम रह रहा है या फिर पेशेंट को कोई और डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया है या फिर किसी और रिस्क पे है, पेशेंट जो है वो थैलेसीमिया की है, इस तरह की कोई डिजीज़ है, या हार्ट पेशेंट है, एसवीडी है, एसवीडी कह रही हूँ, बीएसडी है या एएसडी है, इस तरह की कोई मदर का कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारे पेशेंट रिस्क पे हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच टू कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, रिमूव द एंग्जाइटी एंड ड्रेड एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी। रिमूव करना है पेशेंट की एंग्जाइटी को और ड्रेड को एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, उससे रिलेटेड जो भी उसको स्ट्रेस हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है और जो भी डिप्रेशन है उसे रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड उसे कम करना। कुछ लोग प्रेगनेंसी में डिप्रेशन में चले जाते हैं ये सोच के कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या बनेगा, क्या करेंगे, ठीक है। प्रोएक्टिव अप्रोच टू कॉम्प्लिकेशंस, हमने एडवांस ही जो चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशंस को अप्रोच करना शुरू कर देना है। रिड्यूस करना है मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को। मोर्टेलिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट क्या है? मोर्टेलिटी रेट क्या है? मोर्टेलिटी रेट हम कहते हैं डेथ रेट को और मॉर्बिडिटी रेट हम कहते हैं डिजीज रेट को, ठीक है। इसके अलावा टीच करना है मदर को द एलिमेंट्स ऑफ चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन। लाइफ रेट नहीं होता, मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ रेट और मॉर्बिडिटी होता है डिजीज रेट, ठीक है, रेशो। अच्छा,
हमने दोनों चीज़ों को कम करना है। MMR आपने सुना होगा, मैटरनल, एक होता है मीजल्स, मम्स, रूबेला रूबेला और एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है। मदर की कैसे, अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी और ओवरऑल प्रेगनेंसी में हेल्दी रहेगी तो उससे क्या होगा कि मदर का रिस्क भी डिजीज़ का कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मदर हेल्दी होगी तो ही बेबी जो है वो भी हेल्दी होगा, इन्फेंट भी हेल्दी होगा। कैसे कि अगर उसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छी डाइट मिलती रही है मदर के थ्रू, अगर अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई होती रही है, हार्ट रेट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी रही है, तो उससे बेबी आफ्टर बर्थ भी जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर इस तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा टीच मदर दूसरा एंटीनेटल केयर के अंदर, एंटीनेटल केयर वो पीरियड है जो कि हम एडवांस में ही हम केयर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, एडवांस में ही हम चीज़ों को केयर करना चाह रहे हैं, वो है वो एंटीनेटल केयर, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जैसे ही प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं तो सोचते साथ ही प्रीनेटल में, एंटीनेटल में, पेरीनेटल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइमली कवर कर लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने वाली प्रॉब्लम्स को। टीच मदर द एलिमेंट ऑफ द चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन। मदर को टीच करना है किस बारे में, एलिमेंट्स ऑफ चाइल्ड केयर के से रिलेटेड, ठीक है, कि चाइल्ड केयर से रिलेटेड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कि डाइट कैसी होनी चाहिए, कब रो रहा है, कब हंस रहा है, डाइट कैसी ले रहा है, बेबी कितनी दफ़ा यूरिन करता है, कितनी दफ़ा स्टूल पास करता है, और इसके अलावा खाना कैसा खाता है, कितना हंसता है, ये वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बेबी पे केयर देने की ज़रूरत होती है। दूसरा पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कैसे पर्सनल हाइजीन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बेबी को नीट और क्लीन, मदर को और बेबी को रखोगे, मदर को अगर आप गाइड करते हो कि बेबी को पर्सनल हाइजीन आपने देनी है, उससे रिलेटेड बच्चे के नेल्स कटे होने चाहिए, डेली बाथ हो, वार्म वाटर से हो, अकॉर्डिंग टू सीज़न हो, कपड़े कैसे पहनाने हैं, डायपर कब कब चेंज करना है, और पेशेंट ज़्यादा बैठना, बेबी ज़्यादा बैठना रहे, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताना है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, बच्चे को अगर फीड करवानी है तो मदर को अपने आप को क्लीन करना है। अगर मदर फीड पे है, अगर बॉटल फीड पे है तो बॉटल कितनी दफ़ा बॉयल करके देनी है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मदर को टीच करना है एलिमेंट्स ऑफ चाइल्ड केयर से रिलेटेड, ठीक है। स्केड्यूल क्या है एंटीनेटल विजिट्स का, मंथली अप टू 28 वीक्स होना चाहिए। मंथली कब हो कि डे 1 मंथ से लेके 28 वीक्स तक जो है वो मंथली होना चाहिए। फिर उसके बाद है 2 वीकली होना चाहिए बिटवीन 28 एंड 34 वीक्स, ठीक है। फिर उसके बाद वीकली होना चाहिए 4 वीक्स और ऑनवर्ड, जब तक डिलीवर ना हो जाए तब तक वीकली होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट में जो फर्स्ट 28 वीक्स होते हैं, जो फर्स्ट 7 मंथ्स हैं, यानी कि 28 वीक्स जो हैं फर्स्ट 7 मंथ बनते हैं, इसमें जो है वो मंथली होगा। 7 मंथ के बाद जैसे 8 मंथ होता है, 7 से 8 के अंदर क्या होगा कि 2 वीकली होना चाहिए, 8 से लेके 7 तक, 7 से 8 तक। फिर जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है, 9th मंथ पे जो है वो वीकली होगा, ताकि बीपी, हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट और HB, शुगर, इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए। हाई रिस्क केसेस जो हैं वो मोर फ्रीक्वेंट विजिट होंगे। जो हाई रिस्क केस, किस को आवाज़ नहीं आ रही, और किसको आवाज़ नहीं आ रही? मारिया, आपको आवाज़ आ रही है? बाकी तो मुझे रिप्लाई भी कर रहे हैं, मारिया और आमना ने रिप्लाई भी किया। इसमें स्पेसिफिक चीज़ ये है कि जो हाई रिस्क केसेस होते हैं उनके ज़्यादा मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं। जैसे कि अगर VSD का पेशेंट है, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का है, ASD का पेशेंट है जिसमें ब्लड सप्लाई का ऑलरेडी इशू चल रहा है, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको क्या करना है कि उनके लिए क्या है कि उनके स्ट्रिक्टली जो है वो विजिट्स किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, ताकि अच्छे से उसको देखा जाए। हरम, आप अपना ना वो करो, रिफ्रेश करके देखो।
इसको रिप्लाई करो। अच्छा, बुकिंग विजिट्स कैसे होगा? बुकिंग विजिट किसे कहते हैं? जो कि एडवांस में करा लिया जाए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट विजिट दैट द वुमेन मेक्स टू द हेल्थ केयर फैसिलिटी। हेल्थ केयर फैसिलिटी को जो पहला विजिट करती है उसे बुकिंग विजिट बोला जाता है। शुड बी एज अर्ली पॉसिबल एंड प्रेफरेबली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो सबसे पहला विजिट होता है उसे बुकिंग विजिट कहा जाता है, जो सबसे पहले किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करता है आफ्टर कंसीव, और जब प्लान करते हैं कि अब हम कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है। शुड बी एज अर्ली पॉसिबल एंड प्रेफरेबली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जाते हैं और प्रेफरेबली जो है वो क्या किया जाता है कि उसको कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द किया जाए और प्रेफर किया जाए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही चले जाए, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में, टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस, ताकि हाई रिस्क केसेस को डिटेक्ट कर लिया जाए। टू ऑफर काउंसलिंग इफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अगर अनप्लान्ड हो भी गई है तो डॉक्टर और बाकी सारे लोग जो हैं गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो गाइड कर सके, एजुकेट कर सके कि परेशान नहीं होना, अगर होगी है तो इसे लेके चलो, ठीक है। अबॉर्ट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्स ऑफ बुकिंग विजिट क्या है? इसका एम क्या होता है? क्या होगा एम आपके ख्याल से? हाँ जी, हाँ जी, फातिमा, साइमा, शाहिदा, मारिया, एम क्या होता है पहले विजिट का? हाँ जी बताइए, किस मकसद से करते हैं? जी, ठीक है, गुड मॉरल सपोर्ट के लिए, ठीक है। टू मदर, ओके। कलेक्ट हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। मेमूना कह रही है बेबी का कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा पहले तो जब पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो डॉक्टर को डॉक्टर तक अप्रोच की जाती है, अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्म किया जाता है कि वाकई कुछ है भी कि नहीं, एमी तो नहीं मिस होगी, है ना। और जी, हाँ जी। और डिटेक्ट एनी एबनॉर्मल, पहले में अनॉमलीज तो नहीं आएंगी, इतनी जल्दी तो नहीं आएंगी। कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट है, ठीक है। फौजिया ठीक कह रही हो। और ठीक है, अबनॉर्मेलिटीज ऐसे नहीं आएंगी, ग्रोथ आ सकती है कि ग्रो कर रहा है या नहीं, सैक बढ़ रहा है या नहीं, सैक के अंदर फीटल हार्ट रेट आया या नहीं, बेबी का हार्ट रेट उसके अंदर आया या नहीं, सैक के अंदर, ये चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट। और क्या होगा इसके अलावा? ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। मारिया, ये कौन से वाली मारिया तो फैल है? अच्छा, और जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो। बस होगी? अच्छा चलो हम देखते हैं फिर आगे हमारे एम्स क्या हैं बुकिंग विजिट के। सबसे पहले टू गेट डिटेल्ड हिस्ट्री एंड असेस इफ हाई रिस्क। सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि जब पेशेंट हमारे पास चल के आ गया तो बगैर हिस्ट्री लिए हम कुछ भी डायग्नोज नहीं कर सकते,
ठीक है। डॉक्टर जाते साथ ही पूछता है हाँ जी क्या कराना है, हमने अल्ट्रासाउंड करना है, क्यों क्या वजह है जी, हमारी डेट मिस हो गई, अच्छा चलो जी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये क्या है, ये हिस्ट्री हो गई। फिर हाई रिस्क हम देख लेते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करवा दो तो पता लग जाता है ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सैक बढ़ रहा है या नहीं, ठीक है। इस्टेब्लिश करना है करेक्ट गेस्टेशनल एज को और डेट प्रेगनेंसी को, ठीक है। यानी कि जब आप कोई भी फीमेल, ज़्यादातर आपने कभी सुना भी होगा कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, या ऐसे लोग जो कि अपनी जिनको डेट्स याद नहीं रहती, या ऐसे लोग जो गाँव वगैरह में हैं, उन्हें भूल जाता है कि हमारी डेट क्या थी। तो उस डेट के अकॉर्डिंग जो समझा जाता है, जो किया जाता है, वो ये करते हैं कि गेस्टेशनल एज जो है वो हम अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं कि इस मंथ पे इतना बड़ा सैक होना चाहिए था, लेकिन ये इतना बड़ा है, बच्चे का साइज जो है वो बड़ा लग रहा है एज से, ठीक है। इसी तरह ये क्या हुआ, इसमें जब पेशेंट फर्स्ट विजिट पे आता है तो गेस्टेशनल एज जो है वो पता लग जाती है, करेक्ट पता लग जाती है। और प्रेगनेंसी डेट लेके लास्ट मेंसेस में LMD लेके तो हम EDD निकाल देते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट क्या बनती है हमारे ख्याल से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ टू एक्सपेक्टेड, द डेंजर सिग्नल्स फॉर एग्जांपल विच शी शुड नो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बताया जाता है किस बारे में, अबाउट व्हाट इज़ टू एक्सपेक्टेड, कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था और डेंजर सिग्नल्स क्या हो सकते हैं। हमने अल्ट्रासाउंड में ये एक्सपेक्ट किया है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका एज भी कम है, आपको कभी भी प्रॉब्लम बन सकती है, बेबी पे भी इफेक्ट होगा, आपका BP हाई रह रहा है, आप एक्लैम्सिया में जा सकती हैं, आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, आप इसके लिए अलर्ट रहें। एम्स और बुकिंग में ये चीज़ें देख दी जाती हैं, एक्सपेक्ट की जाती है, डेंजर सिग्नल्स वगैरह बता दिए जाते हैं, और वो चीज़ें बताई जाती हैं जिसका उसको पता होना ज़रूरी है, विच शी शुड नो ऑफ, जिसका पता हो। फिर उसके बाद परफॉर्म करना है बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस लाइक HB, ब्लड ग्रुप, RH टाइपिंग और यूरिन एनालिसिस, सीरोलॉजी, ठीक है। बेसलाइन जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। HB करना ज़रूरी है, ब्लड ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, RH टाइप देखना है, रिस्क फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर मदर नेगेटिव होगी तो क्या होगा, हाँ जी बताएं। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा तो क्या होगा। और अगर हराम से मेरा क्वेश्चन है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उसके जो प्रीवियस बेबी है उसका पॉजिटिव था, तो नेक्स्ट बेबी के लिए क्या एहतियात की जाएगी, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। फोजिया से और आमना से मेरा ये क्वेश्चन है कि मदर पॉजिटिव है, लास्ट बेबी उसका नेगेटिव पैदा हुआ था, अभी जो उसका बेबी पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्या एहतियात करनी चाहिए। 2 क्वेश्चन मैंने अलग अलग किए हैं। इंजेक्शन लगवाना चाहिए आफ्टर बर्थ, किसको, मदर को या बेबी को। एंटी-डी लगाते हैं आफ्टर डिलीवरी, मदर को या बेबी को। क्या है ये, किसका आंसर है। हाँ जी आमना और मारिया से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या ये उसका आंसर है। एंटी-डी लगाएंगे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एग्लूटिनेशन, ये क्या एंटी-डी मदर को, ठीक है, मदर को, ठीक है, ओके, मदर को लगेगा। ये किसका आंसर है कि अगर मदर नेगेटिव हो तब या पिछला बेबी नेगेटिव हुआ है तब। मेरे किस क्वेश्चन का आंसर है ये भी बताओ ना। अगर मदर पॉजिटिव है और बेबी नेगेटिव हो तो एंटी-डी लगता है मदर को, ओके। अगर मदर पॉजिटिव है और बेबी नेगेटिव है, प्रीवियस वाला या प्रेजेंट वाला, प्रीवियस बेबी नेगेटिव हो या प्रेजेंट नेगेटिव हो।
जी, प्रेजेंट वाला मैम, ठीक है, ओके। और प्रीवियस अगर नेगेटिव हो तो फिर क्या एहतियात है? अगर दोनों पॉजिटिव हो, नमूना कौन सी जुबान में लिखा है ये? प्रीवियस नेगेटिव हो तो। अच्छा, फौजिया कह रही है प्रेजेंट होगा, नौरीन कह रही है प्रीवियस होगा, तो कंफर्म मुझे बताओ। फिर एंटीडी नहीं लगाते। फौजिया कह रही है कि फिर एंटीडी नहीं लगाते, फिर कब नहीं लगेगा? अच्छा देखो नौरीन और फौजिया, एक सेंटेंस में मुझे पूरी बात लिख के बताओ, इस तरह नहीं, दो दो लफ्जों में नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही किस बात पर क्या रिप्लाई कर रहे हो। जी, आमना कह रही है जब दोनों पॉजिटिव हैं तो इंजेक्शन नहीं लगेगा। दोनों कौन, मदर और बेबी या प्रीवियस बेबी और नेक्स्ट आने वाला बेबी? प्रेजेंट नेगेटिव हो और मदर पॉजिटिव हो तो एंटीडी लगेगा, ओके। जैसे ही न्यू बॉर्न होता है तो उसको लगा देते हैं। अगर नेगेटिव मदर और पॉजिटिव बेबी हो तो एंटीडी लगता है, ओके ठीक है, आगे समझ। अगर प्रीवियस हो, अगर प्रीवियस रहा हो तो प्रेजेंट में एंटीनेटल में भी तो कोई इंडिकेशन होगी ना। अगर प्रीवियस बेबी नेगेटिव रहा हो, नो मैम मदर और बेबी पॉजिटिव हैं तो नहीं लगेगा, ठीक है। अगर प्रीवियस बेबी नेगेटिव रहा है, प्रीवियस बेबी नेगेटिव हो तो उसका, अच्छा फिर नहीं पता, ओके, सबको नहीं पता। हम जो एंटी-डी लगाते हैं उसकी रीज़न क्या है? मैं समझा देती हूँ। मुझे ये बताएं एंटी-डी जो लगाते हैं उसकी रीज़न क्या होती है? वो क्या क्या काम करता है बॉडी के अंदर? उसका मैकेनिज्म क्या होता है लगाने का? कुछ तो, कोई तो रीज़न होगी ना। आप इतने अरसे से लगा रहे हो, सबने कभी ना कभी लगाया होगा, मैंने भी लगाया हुआ है एंटी-डी। क्या काम ऐसा करते हैं? थैंक यू सबा, आप कहाँ से नाजिल हो गई हो अचानक? सबसे एंड पे अपने जवाब के साथ हाजिर हुई हो। क्या उसका मैकेनिज्म है विटामिन एंटी-डी का बॉडी के अंदर क्यों लगाते हैं? आरएच कंपैटिबिलिटी के लिए। क्या कंपैटिबिलिटी करता है? इनकम्पैटिबिलिटी ना हो। इनकम्पैटिबिलिटी क्या करती है? मुझे मैकेनिज्म बताओ। मुझे मैकेनिज्म बताओ कि वो क्या काम करता है बॉडी के अंदर ऐसा जिसके लिए लगाते हैं। हम्म,
इम्यून रिस्पॉन्स से प्रिवेंट करता है टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि इफ़ यू आर RH नेगेटिव, यानी कि मदर जो है वो नेगेटिव है और बेबी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, एंड यू हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेंसिटाइज्ड, अगर आपको सेंसिटाइज्ड पहले नहीं किया गया, यानी कि पहले बेबी की बर्थ पे इंजेक्शन नहीं लगाया गया, अगर पहला बेबी नेगेटिव हुआ था और मदर पॉजिटिव थी और इंजेक्शन नहीं लगाया, ठीक है, या मदर नेगेटिव है, पहला बेबी पॉजिटिव हुआ था और इंजेक्शन नहीं लगाया, तो अगले बेबी की दफ़ा एडवांस ही एंटीनेटल में भी केयर प्रोवाइड की जाती है और आफ्टर डिलीवरी भी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि अगर आप पहले से सेंसिटाइज्ड नहीं हो, यू विल बी ऑफर्ड एन इंजेक्शन, कौन सा, एंटी-डी लगाया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, किसमें, विद इन 72 आवर्स ऑफ crossed over into your bloodstream during the अच्छा within 72 hours of giving birth, जब बर्थ हो जाती है उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर लगना बहुत ज़रूरी होता है। द इंजेक्शन विल डिस्ट्रॉय एनी RH, यानी कि कोई भी जो RH-D पॉजिटिव ब्लड सेल्स जो एंटर हो गए हुए हैं बॉडी के अंदर, उनको ये क्रॉस ओवर होने से प्रिवेंट करेगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी हुए होंगे, ठीक है। यानी कि मदर नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव हुआ, या प्रीवियस बेबी जो है वो भी पॉजिटिव था, मदर नेगेटिव है और अगला भी पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है, तो क्या करेंगे कि एंटी-डी लगा देंगे इसको टाइमली, जो ड्यूरिंग डिलीवरी कोई भी अगर क्रॉस ओवर हुआ है ब्लड का, ठीक है, ड्यूरिंग किस में, ब्लड स्ट्रीम में हुआ है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो वो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या, RH-D पॉजिटिव ब्लड सेल्स को, ठीक है, जो हम एंटी-डी लगाते हैं, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, एक और सिचुएशन है, जैसे मैं आपसे पूछी थी कि अगर आपको पहले से पता है कि मदर नेगेटिव है और फादर जो है वो पॉजिटिव है और प्रीवियस बेबी कोई पॉजिटिव में रह चुके हैं, तो आने वाला बेबी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस भी 1-2 पॉजिटिव रह चुके हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उसको जो है वो डोजेस दी जाती हैं, जैसे कि क्या कहते हैं कि एंटी-डी इंजेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है इफ़ द प्रेग्नेंट वुमेन्स ब्लड ग्रुप डज नॉट मैच विद हर बेबीज, अगर मैच नहीं करता, सारे नेगेटिव होते हैं, मदर पॉजिटिव है या मदर नेगेटिव है बाकी सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, इफ़ यू आर RH नेगेटिव एंड इट इज सस्पेक्टेड दैट योर बेबी माइट बी RH पॉजिटिव, आप नेगेटिव हो और आप ये सस्पेक्ट करते हो कि बेबी पॉजिटिव होगा, स्पेशली इस सिचुएशन में जब जो फादर है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो यू विल बी एडमिनिस्ट्रेड दिस वैक्सीन, यानी कि एंटी-डी तब लगाया जाता है, ठीक है। ये मैं भेज रही हूँ, ये एक दफ़ा इस लाइन को पढ़ो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कि कब दिया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, when will I be given एंटी-डी, ठीक है, you will be routinely be offered an एंटी-डी injection routinely at 28 weeks of pregnancy and within 72 hours of birth if your baby is RH-D positive, ठीक है, अगर आप नेगेटिव हो और बेबी पॉजिटिव है, प्रीवियस भी रह चुके हैं, तो 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे भी दिया जाता है, ठीक है, और 72 आवर्स ऑफ बर्थ पे भी दिया जाता है,
within 72 hours. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो NTD होता है, RH फैक्टर जो NTD दिया जाता है, ये रिकमेंड किया जाता है फॉर ऑल प्रेग्नेंट RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वुमेन के लिए, ठीक है, हु हैव नॉट बीन सेंसिटाइज्ड टू द RH एंटीजेंस। RH फैक्टर डी के जो एंटीजेंस हैं जो उनसे सेंसिटाइज नहीं होती, हर एक वुमेन को दिया जाता है जो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ हो। इवन इफ यू प्रीवियसली हैड एन इंजेक्शन ऑफ NTD, अगर आप प्रीवियसली पेशेंट को दे दिया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन का, फिर भी जो है हर दफ़ा हर प्रेगनेंसी में दिया जाता है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलता, तो इसलिए एवरी डिलीवरी पे ऑफर करवाया जाता है, ठीक है, यानी कि लगाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये कितनी देर तक इंजेक्शन काम करता है? हाँ जी, आमना सबा, हरम फौजिया, सबा नौरीन, NTD जो लगाते हैं ये कितनी देर के लिए काम करता है बॉडी में? ड्यूरिंग डिलीवरी अगर मदर नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है और मदर का ब्लड कुछ ब्लड की अमाउंट जो है वो ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बेबी के अंदर चली गई है, ब्लड स्ट्रीम में चला गया है, तो वहाँ पे उसके एंटीबॉडीज जो है वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ना करें और जो है वो इनकम्पैटिबल ना हो जाए, इसी वजह से हम NTD लगाते हैं। NTD कितनी देर तक लॉन्ग लास्ट करता है? जो आपकी मिडवाइफ होती है या जो नर्स होती है वो ये इंजेक्शन लगाती है मसल्स के अंदर, थाई में या बटेक्स वगैरह पे, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है मदर को और बेबी को हार्मफुल एंटीबॉडीज डेवलप होने से, विच कैन हैपन्स व्हेन योर ब्लड मिक्स विद योर बेबीज ब्लड। जब दोनों के ब्लड मिक्स हो जाते हैं तब ये काम आता है, तब ये यूज़ करवाते हैं। फिर उसके बाद द इंजेक्शन वर्क्स फॉर अप टू 6 वीक्स, 6 वीक्स तक काम करता है। यू विल नीड अनदर 1 इफ द ब्लीडिंग कंटिन्यू, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहे यानी कि अंदर बॉडी के अंदर जो है वो हिमोलिसिस हो रहा है और ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, तो इंजेक्शन रिपीट करना भी पड़ सकता है। नेक्स्ट बेबी की डिलीवरी तक नहीं हम ना सिर्फ 6 वीक्स के लिए ये वैलिड होता है, क्योंकि इसी दौरान ही चलना होता है ना, उसके बाद तो बेबी के वैसे भी सेल्स तोड़ फोड़ होकर नए बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ 6 वीक्स तक होता है, ठीक है। जी परफॉर्म करने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस को लाइक HB होना चाहिए। HB करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर का ब्लड हीमोग्लोबिन कितना चल रहा है। अब हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था कि अगर मदर का HB लेवल अच्छा है तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि बेबी को अच्छी
ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई होगी, उससे बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी, प्लस उसमें ब्लड ग्रुप जो है पेशेंट का ब्लड ग्रुप बड़ा मैटर करता है, पॉजिटिव नेगेटिव RH टाइप पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा मैटर करता है। और ब्लड ग्रुप इसलिए कि रेयर ग्रुप तो नहीं है, ठीक है। रेयर ग्रुप होगा तो उसका एडवांस में ही मैनेज करना, एडवांस में ही अवेलेबल करना बड़ा ज़रूरी है, हमारे पास इन हैंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड ग्रुप में और क्या चीज़ देखी जाती है? और इसके अलावा यूरिन एनालिसिस करवाया जाता है, पेशेंट को यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रही है, और इसके अलावा एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रही है, एल्ब्यूमिन यूरिया तो नहीं आ रहा पेशेंट को, ठीक है। ये करवाया जाता है प्रेगनेंसी में। और सीरोलॉजी में सारे ब्लड कल्चर, ब्लड लैब्स वगैरह सारी करवाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, HB करवाया जाता है, PCV करवाया जाता है, ये फर्स्ट बुकिंग विजिट पे ही करवा लेते हैं, रिपीट करवाते हैं वंस एवरी ट्राइमेस्टर में, 3 ट्राइमेस्टर हैं, तीनों के अंदर जो है वो HB रिपीट करवाते रहते हैं कि साथ साथ जैसे जैसे बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है, HB कम तो नहीं हो रहा, ब्लड ग्रुप करवाते हैं और टाइप करवाते हैं, बुकिंग पे ही करवा लेते हैं। और HB अब हर दफ़ा ब्लड ग्रुप तो चेंज नहीं होगा ना, रिसिस फैक्टर तो हर बारी चेंज नहीं होगा ना, तो इसलिए बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा HB HCG HBS AG करवाते हैं, HIV। इसके अलावा वायरल डिजीज़ कोई भी BDRL तो उसका पॉजिटिव नहीं है, ये सारे बुकिंग पे ही हो जाते हैं। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन बुकिंग पे भी करवाते हैं और एवरी विजिट पे करवाते हैं ताकि एल्ब्यूमिन वगैरह चेक करते रहें। इसके अलावा GCT करवाते हैं और डिप्सी करवाते हैं, ये सब क्या है, ये टेस्ट है, ये 24 पे और 24 to 28 वीक्स पे करवाते हैं। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में क्या है, हिस्ट्री टेकिंग में क्या है आएगा, सबसे पहले हम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री टेकिंग आएगा, सिस्टमिक ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन आएगा, पल्पेशन आएगा, सिम्सियो फंडल हाइट देखते हैं ऑन एवरी विजिट, ठीक है। सिम्सिस प्यूबस से ऊपर की तरफ देखते हैं कि फंडस देखते हैं, फंडल हाइट देखते हैं कि कैसे कैसे जो है वो जो फंडस पार्ट है यूट्रस का वो साइज बढ़ रहा है या नहीं। इसके अलावा ग्रिप्स देखते हैं, ग्रिप्स क्या है, फंडल ग्रिप है, सेकंड ग्रिप है जिसे हम लैटरल ग्रिप कहते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है, ठीक है, और ग्रिप सेकंड जो है वो पेल्विक है। अटेंडेंस लगवा लें सब लोग। अटेंडेंस लगवा लो सब लोग।
Okay, students, here, look, अभी है ओके मैम लोग इन लोगों के अटेंडेंस लगाने देती हूँ सब्जेक्ट आईसीयू asthma of the कभी कम दूसरा आज दोबारा नहीं आए बोले हो प्रियो इधर हो आज ये वो इधर है दोबारा इतना क्या नीलम ओके राना सदी आई yes सदी is here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो गलत किसका नाम दोबारा से इधर नीलम ठीक हो गया आज डेट हमारे पास 17 good, very good. Promotion and present event. सिद्धांत कल्पित present. इसमें ही present कि मुझे नजर नहीं है. ओके आप सिर्फ एक दोबारा सेंटर बाकी सब present है ना. ओके बेटा मैं यहाँ तक करूँगी कंफर्म करना चाहिए. आप लोगों ने कुछ पूछा? हाँ सेकंड लेक्चर में क्या पूछा? सेकंड लेक्चर पास कर जो मेरे फर्स्ट में कनेक्ट नहीं होगी. ओके तो फिर सेकंड तक मैं नहीं बताऊंगी. सेकंड का लेक्चर को कोई और ओके ये मैंने मैट्रिक कर दिया बीच एक्चुअली मैट्रिक को जल्दी खराब हो जाता है. एक क्लासेस में दूसरे क्लासेस में ऐसा है. मेरे काम तो फिर होते प्रोजेक्ट लगा अभी क्लास में
देखो मेरे को पर्सन छोटा पड़ता था जितना मर्जी बड़ा पर्सन